वक्त बीतेगा सपने टूटेंगे साथ छूटेंगे, वक्त बीतेगा सपने टूटेंगे साथ छूटेंगे, लेकिन आप हर बार ज़िंदगी में कुछ नया सीखेंगे। बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेते हैं। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है और किस तरह से इसको प्रूफ किया जाता है, सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह से हर साल ये टॉपिक पेपर में रखा हुआ मिलता है। एक शॉर्ट क्वेश्चन पक्का है। यूनिट सेकंड का नाम है मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड पेपर का नाम तो आपको एक ज़माने से याद है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स। चलिए फिर स्टार्ट करवा देता हूँ एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है सर, एम्पियर का परिपथीय नियम AMPERE एम्पियर्स, ठीक है, सर्किटल लॉ मैंने इंग्लिश में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हेडिंग आप इंग्लिश में डाल दिया करो। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ बोल दो या थ्योरम बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए होता क्या है वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर फिजिक्स में डेफिनेशन किसी चीज़ की पढ़नी है ना तो उसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर एम्पियर के परिपथीय नियम का अगर हमने फॉर्मूला याद कर लिया ना तो सिंपल सी बात है, आराम से पूरा नियम लिख दोगे। देखो होता क्या, सबसे पहले आपने पढ़ रखा है, इसको बोलते हैं लीनियर इंटीग्रेशन, यानी कि लीनियर इंटीग्रल, रेखीय समाकल बोलो या रेखीय समाकलन बोल दो। ठीक है, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, बी वेक्टर उतारना नहीं है अभी। ठीक है, कभी धड़ाधड़ पेरे फिर रहे हो, जब कहूँ तभी उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना है। बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू कितना होगा हमारा, म्यू नॉट आई। ठीक है, म्यू नॉट आई। भाई ये एक छोटा सा नियम है एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, लेकिन एम्पियर का परिपथीय नियम कंडेंसर यानी कि कैपेसिटर पे लागू नहीं होता, ये ध्यान देना है आप। उसके लिए एम्पियर मैक्सवेल का नियम लागू होता है। चलिए भाई, आपने सर ये तो लिख दिया, आपने ये नियम लिख दिया, पर आप इससे थ्योरी कैसे बनाएंगे? जहां पता होना चाहिए आपको, जहां पता होना चाहिए कि म्यू नोट क्या है, निर्वात की, जहां म्यू नोट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता। हाँ सर, निर्वात की क्या बेटा, ये निर्वात की चुंबकशीलता। ओके सर, ओके, निर्वात की चुंबकशीलता। और क्या समझ रहे हैं आप फिर से, ये क्या निर्वात की चुंबकशीलता है। ठीक है, तो एम्पियर का परिपथीय नियम आपसे कहता क्या है कि भाई किसी बंद परिपथ, ध्यान देना ये जो सिंबल मैंने लगाया है ये बंद परिपथ का होता है, ध्यान दो। किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल, बस रुक जाना है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल, ध्यान देना है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल। ओके, कर लोगे ना। भाई ये क्या रेखीय समाकल है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल, याद करो ठीक से, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल। किसके लिए, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल। ठीक है, उस परिपथ द्वारा गिरी कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है, उस परिपथ द्वारा घिरी कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। इतना अगर कक्षा 5 वाले बच्चों को समझा दूं तो वो भी समझ जाएगा इस नियम को, और ये पढ़ भी रखा आपने 12th क्लास में कभी। तो आप लिख सकते हो कि इस प्रमेय के अनुसार, यानी कि इस नियम के अनुसार। ओके सर, बहुत शानदार नियम है भाई, इस नियम के अनुसार। हाँ सर, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या करने वाले हो आप, अब ऐसा क्या करने वाले हो सर जिससे हमारी समझ में आ जाए। इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, ध्यान देना, किसी बंद परिपथ की, ओके ओके ओके, किसी बंद, ठीक है, परिपथ की, ठीक है, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, ठीक है, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, ठीक है, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश किसका बेटा, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल। मैंने क्या बोला था, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल, चुंबकीय क्षेत्र का कौन सा समाकलन, रेखीय समाकल। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल बोल दो, यानी कि लीनियर इंटीग्रल, रेखीय समाकल। ठीक है, किस काम में आता है भाई, ये क्या करेगा ये, ठीक है, यानी कि किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल उस पथ द्वारा घिरी, उस पथ द्वारा, ठीक है, उस पथ द्वारा घिरी कुल धारा का, ध्यान देना, घिरी कुल धारा का। ठीक है सर, कुल धारा का कितना होता है भाई, कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। लो साहब, कुल धारा का कितना होता है, म्यू नॉट गुना होता है, म्यू नॉट गुना होता है। लो, ये एक छोटा सा नियम था जिससे आप बड़ी आसानी से क्लियर कर दोगे, म्यू नॉट गुना होता है। अर्थात
मैं लिख सकता हूँ ये, अर्थात मैं लिख सकता हूँ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ठीक है, समाकलन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट आई, जहाँ म्यू नॉट क्या, निर्वात की चुंबकशीलता। ये नियम याद हो गया तुम्हारे पास। बी वेक्टर क्या है यहाँ, वी वेक्टर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र होता है, और डी एल वेक्टर क्या है, अल्पांश हो गया हमारा ये, और आई क्या हमारे पास, करंट, वो भी उस पथ द्वारा घिरा जिसमें वो प्रवाहित हो रही है। ओके ओके, तो किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदित चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल उस पथ द्वारा घिरी कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है, अर्थात हमारे पास इससे ऐसे 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 हो गया। चलिए, तो एम्पियर सर्किटल लॉ है इजी, बहुत सिंपल सा है, इससे ज़्यादा इजी कोई टॉपिक नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है और हर साल आता है, ये छोड़ना मत इसलिए इसको। चलिए प्रूफ भी करवा के देख लेते हैं। भाई इनने बोला कि प्रूफ कर दो, अरे तो प्रूफ करने वाली क्या बात है इसमें, लो यार सिद्ध कर देंगे इस चीज़ को, कैसे कैसे हुआ ये। ठीक है, अब सबसे पहले एक तार मान लो, ठीक है, आप एक तार मान सकते हो। भाई मैंने सर एक तार मान लिया, आपने कहा, मैंने मान लिया। भाई ये x है, ये क्या है मेरे पास y है, ठीक है, माना x y एक धारावाही चालक तार है। अब जब इसमें धारा प्रवाहित करोगे तो सिंपल सी बात है, तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ओस्टेल्ड का एक एक्सपेरिमेंट था कि जब किसी धारावाही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब यार तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तो यार मान कितना होता है, कुछ ना कुछ तो फॉर्मूला होता होगा, और वो चुंबकीय क्षेत्र किसी ना किसी पॉइंट पे तो डिपेंड करता होगा। बस वही हम फाइंड करेंगे, अभी देखो जरा, हो जाएगा। तो सबसे पहले माना एक्स वाई क्या है, एक धारावाही चालक तार है। पहले मान लो से करके कि माना एक्स वाई क्या है, भाई माना एक्स वाई एक धारावाही चालक तार है, ठीक है सर, माना एक्स वाई एक धारावाही चालक तार है, ठीक है, ये मैंने मान लिया। माना एक्स वाई क्या है, एक धारावाही चालक तार है, ठीक है सर, धारावाही चालक तार है। धारा कितनी वैरी है, धारा कितनी वैरी है, जिसमें स्मॉल आई धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें स्मॉल आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है सर, इसमें स्मॉल आई धारा प्रवाहित हो रही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब तार के चारों ओर ध्यान देना है, कुछ ऐसे खींचना है, देखो ऐसे मत खींचना, कभी आप ये करके और ऐसे एक वृत्ताकार पथ खींच दो, ठीक है, ऐसे दिखाना है कि मेरे पास तार ये है और इस तार के चारों तरफ मैंने ऐसे करके वृत्ताकार पथ खींचा है, ऐसे करके। तो ऐसे करके जब मैं खींचूंगा तो ये कुछ ऐसे बनेगा आपको, चलो ऐसे कर दिया मैंने, ये कुछ ऐसे बनेगा, आपको ऐसे दिखाई देगा ये, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि तार के चारों तरफ खींचा हुआ है, ठीक है, तार के चारों ओर। यहाँ पे कट करके मैंने यहाँ से डिस्टेंस ले ली कितनी, r, और r दूरी पर मेरे पास क्या है, एक पॉइंट P है, r दूरी पर क्या है मेरे पास, एक पॉइंट P है, जिस पर हमें अभी देखते हैं, जिस पर हमें क्या करना है। माना एक्स वाई एक धारावाही चालक तार है जिसमें स्मॉल धारा प्रवाहित हो रही है, तार के चारों ओर, ध्यान देना बेटे, तार के चारों ओर, ठीक है, तार के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ खींचते हैं, एक, ठीक है, एक वृत्ताकार पथ खींचते हैं, एक वृत्ताकार पथ खींचते हैं, ठीक है। तब देखो होगा क्या, तब इस पॉइंट पर जो मेरे पास अल्पांश है ना, ये वाला अल्पांश, यानी कि इस पॉइंट पर जो मेरे पास अल्पांश होगा, यानी कि आप लिख सकते हो यहाँ पर डी एल वैक्टर, और जो चुंबकीय क्षेत्र होगा बी वैक्टर, किस पर, इस वाले पॉइंट पी पर। वी वैक्टर और डी एल वैक्टर दोनों कैसे हैं, आपस में समांतर होंगे, ये ध्यान देना, डी एल वैक्टर और बी वैक्टर जो है दोनों कैसे होंगे, समान होंगे, समझ गए ना, समझ में आया। अरे ये अल्पांश हुआ हमारा डी एल वैक्टर, ठीक है, यानी कि अल्पांश सदिश, ऐसा मान लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो बिंदु P पर बी वेक्टर और डी एल वैक्टर कैसे हैं, समांतर हैं, और समांतर जब होते हैं तो इनके बीच कोण कितना होता है, 0 डिग्री होता है। देखो ये लंबवत है, लंबवत में कोण कितना होगा हमारा 90, और अगर ऐसे हैं तो इनके बीच तो समांतर, जब भी दो लाइन समांतर होती हैं तो उनके बीच तो कोण बनता ही नहीं है, थीटा बराबर कितना होता है, 0 होता है, ठीक है, तो 0 डिग्री होता है, ध्यान देना है। तो बी वेक्टर डी एल वैक्टर समांतर है, ये लाइन में लिखूंगा, खींचते हैं, ठीक है, बी वेक्टर, चलो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इस चीज़ को, बी वेक्टर, ओके सर, बी वेक्टर तथा डी एल वैक्टर, बेटा कैसे हैं ये, बी वेक्टर तथा डी एल वैक्टर समांतर है, ये लाइन पे ध्यान देना, समांतर है। तब देखो, तब ठीक है, तब क्या, हाँ तब, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल, तब चुंबकीय, ध्यान देना, तब चुंबकीय क्षेत्र
का रेखीय समाकल, ठीक है सर, तब चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल। अरे हाय क्या बात है यार, यही चीज तो देखी जाती है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल। ये वाला चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू, खोलो, जब डॉट हटाओगे तो कोस आता है या साइन आता है? भाई मुझे नहीं पता, देखो आपको इतना तो पता होना चाहिए, जैसे ही मैं ये डॉट हटाता हूँ तुरंत मुझे देखने मिलेगा वी डी एल कोस 0 डिग्री, वी डी एल कोस 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों आया? क्योंकि हमें पता है कि वी वेक्टर और डीएल वेक्टर कैसे समांतर है, और थीटा का मान कितना है मेरे पास 0 है, ठीक है। थीटा बराबर कितना बेटा यहाँ पे 0 डिग्री है, वैसे आना थीटा चाहिए था लेकिन थीटा की जगह मैंने क्या लिया 0 डिग्री लिया। अब कोस 0 का मान कितना होता है? वही 1 होता है, ठीक है सर। कोस 0 का मान 1, बी मैंने बाहर कर लिया, बचा हमारा समाकलन डीएल, ठीक है, समाकलन डीएल रह गया हमारा। अब समाकलन जब डीएल रह गया तो समाकलन डीएल क्या? क्योंकि समाकलन छोटी चीज़ों का योग करता है, पता है तुम्हें। समाकलन को इंग्लिश में समेशन बोलते हैं। तो ये क्या करता है? छोटे छोटे अवयवों को जोड़कर एक बड़ा अवयव बनाता है, यानी कि छोटी चीज़ों को बड़ा कर देता है, छोटे फंक्शन को बड़े फंक्शन में चेंज कर देता है। तो समाकलन क्या करेगा? इस डी को खा जाएगा, खाली एल करेगा, और एल क्या होगा? ये होगी वृत्ताकार पथ की परिधि। जो ये आपने वृत्ताकार पथ खींचा ना, एक वृत्तीय पथ खींचा, इस वृत्ताकार पथ की क्या होगी? परिधि। और तुम्हें पता है कि वृत्ताकार पथ की परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर होती है। कितनी होती है बेटा? 2 पाई आर होती है, ध्यान देना। तो मैं कुछ नहीं करने वाला हूं, बस इसकी जगह क्या लगा दूंगा? 2 पाई आर लगा दूंगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि समाकलन डीएल जो है ये क्या है? वृत्त की परिधि है। चलिए मैंने एक काम और बताया। अच्छा ये बताओ, मेरे पास एक तार है इतना बड़ा, 1 मीटर का तार है, उसको मोड़ के मैंने क्या कर दिया? एक वृत्ताकार फॉर्म में ला दिया। ध्यान देना, ये मेरे पास एक वायर है, कितने मीटर का है? 1 मीटर का, इसको मोड़ के मैंने ऐसा कर दिया। अब ये बताओ वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी? बस घूम के दिमाग कि यार एक तार 1 मीटर लंबा है, फिर मैंने उसको मोड़ कर क्या करा? एक वृत्ताकार रूप में लाया, ठीक है। तो उसकी परिधि कितनी हो जाएगी? है, परिधि का फॉर्मूला सबको याद है, 2 पाई आर। वृत्त की परिधि 2 पाई आर किसके बराबर होगी? 1 मीटर के बराबर होगी। क्योंकि यार परिधि का मतलब क्या होता है? वृत्त की लंबाई से होता है। यहाँ से चलो, आप यहाँ से चलो और चलते रहो और यहीं पहुँच जाओ वापस, यानी कि ये लंबाई तो हो गई। तो वृत्त की परिधि को वृत्त की लंबाई कहा जाता है। तो 1 मीटर क्या हो गई? वृत्त की लंबाई हो गई, ये वृत्त की परिधि हो गई। ये सबको पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। चलिए अब इक्वेशन नंबर मैं क्या करवा लूँगा? इसको फर्स्ट कर लूँगा। यहाँ पे मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दिया, इसको मैं ऐसे लिख लूँगा, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ठीक है। ओके सर। बट अब आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्तों, अब आपको पता होना चाहिए कि यार तार के निकट, ध्यान देना ये तार है तो तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का एक फॉर्मूला आता है। तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र, तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र, ओके ओके ओके। तो तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का एक फॉर्मूला आता है, V बराबर, लाइन पर फोकस करना, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और I अपॉन R। यह तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र, या तार के निकट बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, ऐसे बोल सकते हो। तार के निकट बिंदु P पर या R दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, पर मैंने शॉर्ट में लिख दिया कि तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र। अगर इस तार के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान फाइंड करोगे तो मेरे पास कितना आएगा? B बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R आएगा। समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 में यानी कि B का मान, चलो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, B का मान, कभी समझ में ना आवे आपकी यार। बी का मान समीकरण 1 में क्या करने पर? धरने पर नहीं, रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में रखने पर उठा के रखो, समाकलन लिख लो, बंद समाकलन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू, बी का मान कितना है? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ठीक है सर, आई अपॉन आर, ओके सर, इंटू 2 पाई आर, ये मैंने लगा दिया। अब देखो इस वाले आर से ये वाला आर गया, इस 2 पाई से ये वाला 2 पाई गया, तो कितना रह गया हमारा भाई? वी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, और ये आ गया म्यू नॉट आई, ठीक है। यही हमें क्या करना था भाई? सिद्ध करना था, है ना। यही चीज़ हमें क्या करनी थी भाई? सिद्ध करनी थी। कितना ईजी है, ठीक है। आप लिख सकते हो लास्ट में, यही एम्पियर का परिपथीय नियम है, यही, ठीक है, एम्पियर का परिपथीय नियम है। समझ में आया? यही एम्पियर का परिपथीय नियम है, ठीक है। यही एम्पियर का परिपथीय नियम है। तो एक छोटा सा नियम था जिसे बड़ी आसानी से आप याद कर लोगे, एम्पियर का सर्किटल लॉ, यानी कि एम्पियर सर्किटल लॉ है। इजी
ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है, और शॉर्ट क्वेश्चन में या तो बायो सेवर्ट का नियम फंसता है या एम्पेयर का परिपथीय नियम फंसता है। ठीक है, तो ये दोनों नियमों में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका पक्का हो गया बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कर्ल ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड डाइवर्जेंस ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, दोनों पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक्स।